नाज़रीन, बहुत ही खतरनाक और सबसे डेंजरस, सबसे डिसाइडिंग फेज के अंदर हम दाखिल हो गए हैं। इसराइल ने जो ट्रंप के जाने के बाद ऑपरेशन शुरू किया था, जिस एग्रेशन का आगाज किया था, वो अल्टीमेट पीक पर इस वक्त पहुंच गया है। इस जंग का सबसे बड़ा मरहला आ गया है और इसराइल ने अपनी तमाम रेगुलर आर्मी गजा के अंदर दाखिल कर दी है। इस जंग के अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर एस्केलेशन हो गई है। इसराइल ने अपनी तमाम रेगुलर आर्मी, और ये किसी भी जंग के दरमियान एक बहुत ही रेयर ऐसा मौका आता है कि कोई भी मुल्क जो है वो अपनी तमाम तर रेगुलर आर्मी जो है वो किसी एक ही जगह के ऊपर जब वो दाखिल कर देता है। तो इसराइल ने अपनी तमाम तर रेगुलर आर्मी इस वक्त गजा में दाखिल कर दी है, गजा को ऑक्यूपाई करने के लिए। और ये बहुत ही डिसाइडिंग टाइम आ गया, यानी ये अगले 2 महीनों का उन्होंने टाइम दिया है और उसमें वो कह रहे हैं गजा पर ऑक्यूपाई करेंगे। और इधर से सारी की सारी फौज है उन्होंने गजा के अंदर जब इस वक्त दाखिल कर दी है। तो पूरा मिडिल ईस्ट ऑन द स्टेक है, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है वो उनका सर्वाइवल नहीं है जब तक फिलिस्तीनी रियासत नहीं होगी। ये हमारी बात नहीं है, इस बात को सऊदी अरेबिया, इस बात को इराक, इस बात को इजिप्ट, इस बात को कतर, ये सारे मालिक इस बात को अपनी जुबानी अदा कर चुके हैं कि फिलिस्तीनी अगर रियासत नहीं है, अगर हम उस रास्ते के ऊपर नहीं है तो फिर दूसरा रास्ता तबाही का रास्ता है। इस बात को यूरोप भी कह चुका है। तो इसराइल जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है उसमें फिलिस्तीनी रियासत नहीं है, यानी वो तो सारी फिलिस्तीनी टेरिटरी को अपने कब्जे में लेने जा रहे हैं उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक और अपनी ताकत के मुताबिक। उनके रास्ते में फिलिस्तीनी रियासत नहीं है, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ तबाही का रास्ता है और एक रीजनल वॉर का रास्ता है। और आप देखें कि अरब तो यहां से जो समिट हुआ उसमें डोनेशंस बाकायदा देना शुरू कर दी मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जब एक अगले मंथ होने जा रही है जिसमें फ्रांस ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, बरतानिया करने जा रहा है, जो अरब लीडरशिप है उसको मॉस्को ने भी बुलाया है, बहुत सारी चीजें। और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है वो कायरो में होने जा रही है डोनेशंस के हवाले से, लेकिन यहां पर इसराइल तो मुकम्मल ऑक्यूपाई करने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा लम्हा जो इस वक्त आ चुका है। रेजिस्टेंस के ऑपरेशन जारी हैं। एक घर के अंदर उन्होंने बड़ा ऑपरेशन किया है, एक टनल के अंदर बड़ा ऑपरेशन किया है जिसमें दर्जनों के हिसाब से इसराइली फौजियों की हलाकतें हुई हैं और जख्मी हुए हैं। और इधर से यमन ने जो उनके हमले वो मुसलसल जारी हैं। और फिर आप देखिए आलमी जंग का खतरा अभी तक टला नहीं है। एक तो आप देखें कि ये जो गजा के अंदर जो कुछ हो रहा है, जिस डायरेक्शन में अब इसराइल मजीद चल पड़ा है, ये आलमी जंग को दावत देने के मुतरादिफ। और दूसरी तरफ आप देखिए यूक्रेन का मसला कितना खराब हो गया है। ट्रंप ने दावा किया था कि वो 24 घंटों के अंदर जंग रुकवाएगा। वो जनवरी में ट्रंप आया है और हम मई के एंड में है और जंग नहीं रुकी है, बल्कि जंग बहुत तेज हो गई है। अब रशियन फोर्सेस जो हैं वो उस डायरेक्शन से यूक्रेन में दाखिल हो गई हैं जहां से कीव, जो उनका यूक्रेन का यानी कैपिटल है, वो बहुत करीब है। तो अब वो कैपिटल पहुंचने जा रहे हैं। तो कैपिटल पहुंचने का मतलब यह है कि वो सारा का सारा यूक्रेन गया तो ये यूरोप भी अफोर्ड नहीं कर सकेगा। लेकिन फिर यूरोप करेगा क्या? यूरोप को फिर अपनी फौजें भेजना पड़ेंगी। तो वो तो आलमी जंग है, या फिर सारा यूक्रेन रशिया ले गए। वो जंग बहुत तेज हो गई है और यूरोप ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि सारा यूक्रेन रशिया ले जाए। वो जितना गया है उसको भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। यानी यूक्रेन की जंग जो ट्रंप ने कहा 24 घंटे और उसके बाद काफी मुज़ाकरात हुए, कोई नतीजा नहीं निकला है, बल्कि वो और ज्यादा बिगड़ गए और गजा और मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं वो और ज्यादा बिगड़ गए। तो यहां पर वो जो इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस हुई हैं आपके सामने है, वो हवा के अंदर तहलील होती हुई नजर आ रही हैं। फिलिस्तीनी रियासत अगर नहीं है तो वो बिल्कुल वो आगे बढ़ ही नहीं सकती हैं, क्योंकि वो कोई कैश नहीं था जो ट्रंप अपनी जेब में डालकर ले गए। वो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो इन द कमिंग ईयर्स होनी है। और यहां पता नहीं मिडिल ईस्ट के अंदर क्या क्या कुछ होने जा रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल जो इस वक्त आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इस पूरी जंग के दरमियान हमने बड़े बड़े वाकयात देखे हैं, बहुत बहुत उतार चढ़ाव देखा है, बहुत ऐसा नाजुक टाइम भी देखा है। ईरान पर हमला होने जा रहा है, कभी ईरान के कॉन्सुलेट पर अटैक हो गया, कभी गजा में एस्केलेशन हो गई। यमन और अमेरिका की बहुत बड़ी जंग भी हमने देखी है। हिजबुल्लाह के साथ जब जंग हो रही थी कितना नाजुक टाइम जो है वो आया है। बहुत उतार चढ़ाव, एस्केलेशन हो गई, फिर कभी थोड़ी बहुत डी एस्केलेशन हमने देखी। बहुत बार ऐसा हुआ कि हम उस बहाने के ऊपर थे कि पूरा रीजन एक्सप्लोड होने के बिल्कुल करीब था। यानी इधर ये रिपोर्ट्स आ चुके हैं कि इजराइल बहुत टाइम 2 से 4 मरतबा सीरियसली कंसिडर कर रहा था ईरान पर हमले के हवाले से। एक मौका ऐसा आया कि वो अपने नेबरिंग कंट्रीज के अंदर मजीद फौजें भेजने जा रहा था। तो ऐसे बहुत सारे मौके आए कि रीजन बिल्कुल एक्सप्लोड होने के करीब था। और हमने वो एस्केलेशन भी देखी कि 6 बॉम्बर जो है वो अमेरिका के वो आ गए, इंडियन ओशन में डिप्लॉय हुए और ईरान पर हमला होने के बिल्कुल करीब था।
और 24 घंटों के अंदर इतने बड़े कार्गो प्लेन्स है वो इजराइल में उतरे और उन्होंने बॉम्ब्स डिलीवर किए कि ईरान पर हमला होने जा रहा था। तो हम इतने करीब तरीन गए हैं और उससे फिर थोड़ा सा रिवर्स हुआ है मामला, लेकिन कॉन्स्टेंटली सिचुएशन वहां पर खड़ी रही है। इस तमाम तर 20 महीनों के उतार चढ़ाव के बाद इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो यह भी शायद सबसे बड़ा लम्हा है कि इजराइल गजा के अंदर एक और अटेम्प्ट, जिसको वो फाइनल अटेम्प्ट कह रहा है, फाइनल एग्रेशन कह रहा है, वो शुरू कर चुका है। इस वक्त अचानक ये रिवील कर दिया गया है कि आज सुबह से ही इजराइल ने अपनी पूरी फौज है वो गजा के अंदर दाखिल कर दी है। ये जब दाखिल हुई है उस वक्त खबर नहीं आई, अब ये खबर आ रही है कि सुबह से इजराइल ने अपनी सारी फौजें दाखिल करना शुरू कर दी थी और इस वक्त इजराइल की तमाम जो रेगुलर आर्मी है वो गजा में दाखिल हो चुकी है। ठीक है, और ये बहुत ही डिसाइडिंग, ये बहुत ही फैसला कुन है, यानी कि वो गजा पर मुकम्मल ऑक्यूपेशन करने जा रहे हैं। अब वो गजा में मुख्तलिफ पोजीशन संभाल लेंगे और वहां से जो है वो विड्रॉ नहीं करेंगे, यानी इजरायली आर्मी अब गजा के अंदर रहेगी, मिलिटरीली गजा को कंट्रोल करने जा रही है और सारी की सारी आर्मी। और ये देखें ना कि अल्टीमेट पावर का इस्तेमाल है कि सारी की सारी आर्मी उन्होंने गजा में उतार दी है, और उतारी भी रिजर्व नहीं, रेगुलर आर्मी है। और दुनिया में जो जंगें होती हैं बहुत नाज़रीन कम ऐसा टाइम आता है कि हम देखते हैं कि जी रेगुलर सारी की सारी आर्मी किसी एक महाज के ऊपर भेज दी गई है। ये बहुत कम ऐसा होता है, क्योंकि जब आप सारी आर्मी भेज देते हैं तो अगर किसी दूसरी तरफ से हमला हो जाए तो वहां पर कौन लड़ेगा, वहां पर कौन कन्फ्रंट करेगा ना। आपने तो सारी आर्मी एक जगह पर लगा दी है, और ये वो ऐसा टाइम होता है जब भी कोई मुल्क ऐसा फैसला करता है कि वो सारी आर्मी रेगुलर यूज कर रहा है, तो वो एक ऐसा मौका होता है जब वो मुल्क सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है, यानी उस मौके पर उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उस मुल्क को सबसे ज्यादा हिट हार्ड जब वो किया जा सकता है। क्योंकि जो रेगुलर आर्मी होती है वही सबसे ज्यादा ट्रेंड आर्मी होती है, वही सबसे ज्यादा इक्विपमेंट चला सकती है। अब मिसाल के तौर पर जंगों में हमने ये आम फिनोमेना देखा है कि आम लोग भी हथियार उठा लेते हैं, लेकिन आम लोग कौन से हथियार उठाते हैं? बंदूकें उठाते हैं। उनको वो जो मोस्ट एडवांस इक्विपमेंट्स हैं जिनके साथ आज असल जंग लड़ी जा रही है वो तो चलाना उनको नहीं आते। एक बेसिक सी ट्रेनिंग होती है, और अगर आर्टिलरी सिखा दी गई है या बंदूकें चलाना सिखा दी गई है, मतलब एक बेसिक ट्रेनिंग के साथ उनको जब वो फ्रंट लाइन के ऊपर भेज दिया जाता है, लेकिन वो इक्विपमेंट तो नहीं चला सकते जो मोस्ट एडवांस हैं, लेटेस्ट हैं। ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये तो सिर्फ रेगुलर आर्मी चला सकती है, क्योंकि रेगुलर आर्मी ही, रिजर्व आर्मी भी उतनी प्रोफेशनल और ट्रेन नहीं होती। रेगुलर आर्मी सबसे ज्यादा ट्रेंड होती है, सबसे ज्यादा प्रोफेशनल होती है, ये बार बार कई जंगी मशकों के अंदर भी हिस्सा ले रही होती है और इनको हर इक्विपमेंट जब चलाना आता है, तो कोई भी मुल्क उसको इस्तेमाल नहीं करता। मैं ये सिर्फ इसकी अहमियत आपको बता रहा हूं कि ये कितनी बड़ी बात है। इजराइल ने अपनी तमाम तर पावर रेगुलर आर्मी वो गजा के अंदर लगा दी है, और जब रेगुलर आर्मी कहीं पर हार जाती है तो आप समझे कि वो मुल्क फिर ओपन टू इन्वेड होता है, वो फिर ओपन टू सरेंडर होता है। वो मतलब आप खत्म, आपकी जो आर्मी है, जो आपकी मिलिट्री पावर है वो खत्म हो गई। रेगुलर आर्मी की डिफीट के साथ वो आपकी मिलिट्री पावर खत्म होगी। उसके बाद कोई भी आर्मी दाखिल हो जाए और वो मतलब उसके बाद उस मुल्क का सरेंडर ही होता है, उसकी मुकम्मल डिफीट ही होती है, इसके अलावा कोई चीज नहीं होती। तो मैं पहले हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। अब पूरी दुनिया का मीडिया, यूरोप का मीडिया देखिए, इजरायली फोर्सेस डिप्लॉयज ऑल स्टैंडिंग आर्मी, infantry and armored brigade to Gaza. IDF says all standing army infantry armored brigades have now been deployed to Gaza. Turkish media, Israel deploys regular infantry armored brigades to Gaza amid escalating genocide. ये इजरायली मीडिया, all infantry and armored brigades are now deployed in Gaza. Israel deploys 9 additional brigades into Gaza as ground offensive expand. ट्रंप के फौरी बाद बहुत बड़ी फौज दाखिल की गई थी, जो पीछे बची थी। ये देखे ना, रेगुलर आर्मी को भी उन्होंने पीछे बचाकर इसलिए रखा हुआ था कि वो रिप्लेस की जा सके। जो लड़ रहे हैं उनको 1 महीने के बाद वापस बुलाया जाए, ये जो बाहर खड़े हैं इनको भेजा जाए। तो अब आप देखें उनकी एग्जॉस्ट किस लेवल का होगा कि वो पीछे कोई नहीं बचा है। ये कभी भी कोई मुल्क जो है वो ना ही अपना पूरा स्टॉक जो असलहे का होता है उसको खत्म होने देता है, और ना ही कभी अपनी सारी रेगुलर आर्मी को इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो एग्जॉस्ट भी होगी, और अगर दूसरी तरफ से हमला हो गया तो फिर क्या होगा। अल जजीरा, द आर्मी हैज डिप्लॉयड ऑल रेगुलर इन्फेंट्री एंड आर्मर्ड ब्रिगेड्स इनटू द गाजा स्ट्रिप।
तो अब ये वाकया इतना बड़ा है कि इसकी कई डायमेंशंस हैं। और पहली बात तो ये है कि इसका मतलब इजराइल ने पहले जो ताकत इस्तेमाल की है और वो अल्टीमेट पावर थी, उस पावर में भी कोई कमी नहीं थी। इजराइल ने अपने आप पूरा जोर लगाया, जिसमें अमेरिका उसके साथ था, जिसमें पूरा वेस्ट इजराइल के साथ था, मिलिट्री के महाज के ऊपर, डिप्लोमेसी के महाज के ऊपर, इकोनॉमी के महाज के ऊपर, हर जगह पर। मतलब आप समझते हैं ना कि वेस्ट की पावर का क्या मतलब है। जब हम वेस्ट की पावर की बात करते हैं तो वो कितनी बड़ी पावर है, वो कितने ममालिक को क्रश कर सकती है। वो पावर हमने इराक में इस्तेमाल होती हुई देखी है, वो पावर हमने लीबिया में इस्तेमाल होती हुई देखी है, बहुत सारे ममालिक में देखी, कितनी तबाही मचाई है। अफ्रीका में अभी तक वो पावर इस्तेमाल हो रही है। यानी वेस्ट के पास इस प्लैनेट की वो पावर है कि वो क्रश कर सकते हैं किसी भी कंट्री को। तो वो सारी पावर गजा में इस्तेमाल हुई और इजराइल हार गया है। अब वो रेगुलर आर्मी, यानी पहले बहुत बड़ी पावर इस्तेमाल की, कोई कमी नहीं छोड़ी, अब फिर वो दाखिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनको कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। वगरना आप देखें ना कि ये सारी आर्मी दाखिल करने की क्या जरूरत है। और मैंने आपको बताया कि वो कितना सेंसिटिव टाइम होता है और कोई भी मुल्क इस तरह सारी आर्मी यूज नहीं करता। दूसरी बात यह है कि अगर इस वक्त कोई भी मुल्क दूसरी तरफ से हमला कर देता है या हिजबुल्लाह हमला कर देती है तो फिर इजराइल को बहुत मुश्किल पड़ने वाली है। और इसलिए वो हिजबुल्लाह, क्योंकि उनको खतरा सबसे ज्यादा हिजबुल्लाह से है, तो वो हिजबुल्लाह को अंदरूनी तौर पर डिस्ट्रॉय करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कहीं से भी दूसरी तरफ से हमला हो गया तो इजराइल बहुत मुश्किल में आने वाला है। तीसरी बात यह है कि इजराइल को यह लगता है कि कोई मुल्क हमला नहीं करेगा। जी हाँ, इजराइल को यह लगता है कि कोई मुल्क हमला नहीं करेगा और हिजबुल्लाह का जो उनको खतरा है, हिजबुल्लाह को उन्होंने अंदरूनी तौर पर ऐसा इंगेज करवा दिया है कि उनको लगता है कि हिजबुल्लाह भी अब उस पोजीशन में नहीं है कि वो जमीनी तौर पर कोई हमला इजराइल के ऊपर कर सके। और वो उनकी सप्लाई लाइन को डिस्ट्रॉय करवा रहे हैं। लेबनान स्टेट है, फिर पीछे बहुत सारे मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, तो एक चीज़ वहाँ पर चल रही है। और उनको लगता है कि जॉर्डन, इजिप्ट या सीरिया या कोई भी अरब मुल्क या टर्की, किसी की फौज जब वो इजराइल के ऊपर हमला नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, अगर हमने सारी रेगुलर आर्मी इस्तेमाल कर ली तो फिर क्या हुआ। और अगली बात यह है कि यरूशलेम पोस्ट लिख रहा है कि अब जो इजरायली आर्मी दाखिल हो गई है, ये अभी इन्होंने एडवांस किया या नहीं किया ये नहीं पता, लेकिन ये सारी दाखिल हो गई है। अब जो है वो जब पोजीशन संभाल लेंगे, यानी इजरायली फौज अब आगे बढ़ेगी या इस वक्त बढ़ रही है या फिलहाल सिर्फ दाखिल हुई है, जो भी है, जब इजरायली फौज पोजीशन संभाल लेगी यानी गजा को मुकम्मल कंट्रोल कर लेगी, तमाम रीजन्स को जाकर कंट्रोल कर लेगी गजा के, फिर वहां से विड्रॉ नहीं करेगी, फिर इजराइल की आर्मी वहीं स्टे करेगी और वही मुकम्मल कब्जा होगा और फलस्तीनियों को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। ये कंप्लीट ऑक्यूपेशन ऑफ द गजा होगी। आप इस लम्हे को समझ नहीं सकते कि कितनी बड़ी बात है कि वो सारी आर्मी किस लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वो मुकम्मल गजा को ऑक्यूपाई करने का जो है वो शुरू कर चुके हैं। और अगली बात यह है कि अगर इजराइल फेल होता है तो फिर क्या होगा। अगर देखें अब हमास क्या करेगी, ये जहां जहां पर जाकर टिकेंगे, जहां पर स्टे करने की कोशिश करेंगे, हमास अटैक करेगी, कैजुअलिटीज होंगी, कहीं पर एम्बुश लगाएगी, कहीं पर स्नाइपिंग ऑपरेशंस होंगे, कुछ ना कुछ होता रहेगा। यानी अगर हमास अब कैसी लड़ाई लड़ेगी, अब ऐसी लड़ाई लड़ेगी कि इनको एक जगह पर स्टे नहीं करने देगी, कैजुअलिटीज करेगी। कैजुअलिटीज होंगी तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना, तो प्रेशर बढ़ेगा तो फिर पीछे हटना पड़ेगा और फिर एक जगह पर स्टे नहीं कर सकेंगे, तो ये हमास करने वाली। तो अगर इजराइल इसमें फेल हो गया तो फिर क्या करेगा, ठीक है। तो इसलिए इजराइल और फलस्तीन की इस जंग में ये फैसला कुन मोड़ जब इस वक्त आ चुका है। और अब इसमें जो प्रेशर है वो अरब ममालिक के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का मतलब होगा पूरे मिडिल ईस्ट की तबाही। और आप देख रहे हैं कि अवाम का क्या इस वक्त सेंटिमेंट है। और अभी तो इन्होंने ये बता रहे हैं ना कि हम रिकंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम डोनेशंस कर रहे हैं, फलस्तीनी रियासत की तरफ जा रहे हैं। अगर गजा ऑक्यूपाई हो गया, ठीक है, तो फेल फॉर ये अपने लोगों को क्या बताएंगे, ठीक है ना। इजराइल तो नहीं टिक सकता ना, वो बात तो हम इस बात को जानते हैं, लेकिन ये अपने लोगों को क्या बताएंगे। तो वो एक नई दौर की जंगों का आगाज होगा और इधर जो है वो मिडिल ईस्ट की ये तबाही होगी, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है वो मिडिल ईस्ट की तबाही होगी। तो अब इस अमल के साथ कि ये फौज दाखिल हो चुकी है, ये और ज्यादा इधर प्रेशर बढ़ने वाला है। और इस वक्त आप देखिए क्या ब्रुटैलिटी की जा रही है। अभी खबर आई है कि एक और बच्चा जो है वो भूख से शहीद हो गया है। मतलब पता नहीं ये ममालिक जो है ये हिस्ट्री में क्या जवाब देंगे और इस स्याह तरीन दौर को कैसे याद रखा जाएगा और इनकी दुनिया में क्या अजमत होगी। मतलब आप मुझे बताएं, दुनिया ऐसे ममालिक, ऐसी कौमों के पीछे खड़ी होती है जो बुज़दिली के मारे दुबक कर पीछे बैठे हुए हैं,
ऐसी कौमों के पीछे दुनिया चलती है। भला हमने कभी इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन अब मुझे बताएं कि दुनिया ऐसी कौमों के पीछे चलती है जो इस तरह से बुजदली करके पीछे बैठे हुए। तो ये मतलब क्या, कौन सी ये स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है जिसको ये लेकर बढ़ रहे हैं, और इतना साइलेंस और इतना खामोशी और इतनी बुजदली, ठीक है ना, और इतना पता नहीं क्या हो जाएगा, इसराइल पता नहीं इनके साथ क्या कर देगा और अमेरिका पता नहीं इनके साथ क्या कर देगा। तो ये जो है ना मिडिल ईस्ट की ये तबाही है जिस तरफ ये मामला जा रहा है। तो ये चीज हो गई। और तो एक बच्चा जो है वो भूख से शहीद हो गया, और कितने तकलीफ की बात है, ठीक है ना, कि बच्चा भूख से शहीद हुआ है और बमबारी से 38 फलस्तीनी शहीद हुए और 204 जख्मी हैं। ये वो हैं जिनकी बॉडीज निकाली गई। 38 शहीद हैं, 204 जख्मी हैं, ये पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट्स हैं। और जो एड का मैकेनिज्म इन्होंने बनाया है उस पर यूनाइटेड नेशन एग्री नहीं है, क्योंकि जो एड का ये मैकेनिज्म बता रहे हैं वो एड आगे पहुंच रही नहीं है, वो इनइफेक्टिव है। तो यूएन कह रहा है कि उसको चेंज करो, तो वो भी यानी एक पूरा टूल ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कसाम ब्रिगेड ने बड़े ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें उन्होंने एक जगह पर एक हाउस को डेटोनेट किया जिसमें इजरायली फौजी थे, एक जगह पर एक टनल को डेटोनेट किया। वी डेटोनेटेड अ टनल एंट्रेंस वेयर सेवरल enemy soldiers had gathered in the town, and our fighters spotted enemy helicopters landing to evacuate their troops and swiftly carried out a coordinated operation against the occupying forces entrance in house. We struck the enemy force, causing casualties and injuries by detonating a heavy explosive device in a house. We killed and wounded a force of enemy soldiers by detonating a house with high explosive devices. Our fighters carried out a complex operation against Israeli army. Israeli media: wounded soldiers from Gaza Strip battles were transferred to the Blinson and Tal Hashmor hospital. 2 हॉस्पिटल के अंदर इजरायली मीडिया बता रहा है कि इजरायली फौजी जो है ट्रांसफर किए गए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अपने ऑपरेशन जारी रखे हुए। और इजराइल के अंदर से कुछ हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं। फॉर्मर इजरायली आर्मी चीफ आइजन कोट: नेतन्याहू एंड द सिक्योरिटी कैबिनेट फेल्ड टू अचीव द वॉर्स गोल and return all the abductees 600 days after its outbreak. 600 दिन आज मुकम्मल हो चुके हैं। आइजन कोट कह रहा है, इजरायली फॉर्मर आर्मी चीफ, फॉर्मर वॉर कैबिनेट का मेंबर, कि कोई कामयाबी हमें हासिल नहीं हुई। आई कॉल ऑन जिनी टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली एंड रिफ्यूज द पोजीशन ऑफ शिनबेत चीफ बिकॉज हिज अपॉइंटमेंट इज बेस्ड ऑन डिस्टॉर्टेड कंसिडरेशंस। वो शिनबेत वाला मामला। और यार गुलान का दोबारा स्टेटमेंट आया, वी विल रिप्लेस नेतन्याहू, रिक्रूट एवरीवन and build a state that respect those who carry it on their backs. नेतन्याहू को हम फारिग करेंगे और ये लीडरशिप जो है वो करप्ट है और इसको हम तब्दील करेंगे। नेतन्याहू is an irresponsible, corrupt and failed prime minister who sacrificed soldiers and workers just to maintain its position. तो ये जनाब उनकी स्टेटमेंट्स है। अंदर से वो इस बात को कह रहे हैं कि हम फेल हो चुके हैं, 600 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, हमास पर कोई बढ़तरी हासिल नहीं हुई और जिस डायरेक्शन में इजराइल जा रहा है। और कल हमने बराक का जो फाइनेंशियल टाइम के ऊपर जो छपा है आर्टिकल, वो भी हमने आपके सामने रखा, जिसमें वो कह रहा है कि इजराइल के पास 2 रास्ते हैं। एक, जंग जारी रखे जैसे नेतन्याहू कर रहा है, ये डिस्ट्रक्शन होगी इजराइल की इन अ लॉन्ग रन, और जो है वो दूसरा रास्ता जो है वो डील का है, एग्रीमेंट का है, और इजराइल को चाहिए कि वो एग्रीमेंट कर ले। अटलांटिक ने एक मजमून छापा है जिसमें बता रहा है कि ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है नेतन्याहू से, और सीएनएन ने भी इसी तरह की बात लिखी है कि ट्रंप इंतजामिया बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन ट्रंप जो है वो प्रो इजराइल स्टांस बदलने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। फ्रस्ट्रेटेड है सीएनएन कह रहा है, लेकिन अभी तक वो बदल नहीं रहा स्टांस अपना। तो असल बात यह है कि देखिए, अगर यहां पर अमेरिका इजराइल को कहता है कि जंग रोको, तो दूसरी तरफ तो दुनिया राजी हो गई है फलस्तीनी रियासत पर, तो सिर्फ जंग नहीं रुकेगी, यहीं पर पॉज नहीं होगा। भाई गजा का कुछ करना है ना, गजा तो रहने के काबिल नहीं है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो रिकंस्ट्रक्शन तभी होगी जब फलस्तीनी रियासत अनाउंस होगी। ये रिकंस्ट्रक्शन ऐसे तो नहीं होगी कि कल को इजराइल दोबारा कर हमला कर दे। जब तक सिक्योरिटी गारंटीज नहीं होगी, रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगी? तो जो ही अमेरिका कहेगा जंग रोको, मामला फलस्तीनी रियासत की तरफ बढ़ जाएगा। तो खुद अमेरिका फलस्तीनी रियासत के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए ये एक ऐसा मामला आ चुका है कि अमेरिका फ्रस्ट्रेटेड भी है, ये जंग उसको सूट भी नहीं कर रही, लेकिन अभी तक इसको रुकवा भी नहीं रहा। ये हम रियलिटी आपके सामने रख रहे हैं ऑन अ स्ट्रेटेजिक बेसिस, ऑन अ मोरालिटी। किसी भी तरह ये जंग अमेरिका को सूट नहीं करती है, लेकिन क्यों नहीं रुक पा रही, ये हम आपके सामने उनकी जो चीजें हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। तो अब आप देखिए कि ये मसला कितना गंभीर मसला है, कितना कम्प्लेक्स मसला है। इजराइल जो है वो जेनोसाइड करके भी बमबारी कर रहा है, भूख से लोगों को मार रहा है, बमबारी से मार रहा है। तो अब जिस तरह वो जा रहा है,
ये पूरे खित्ते को क्या जंग की तरफ नहीं धकेलेगा? ईरान पर हमले की वैसी खदशात मौजूद हैं। और फिर अब यूक्रेन का जो मामला है बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। अब जो रशियन फौज है वो समी रीजन से दाखिल हो गई है, ये कीव के करीब है। अब यहां से वो कीव की तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, यानी अब वहां से वो दाखिल हो गए हैं जो कैपिटल की तरफ बहुत करीब है। तो अब वो कैपिटल की तरफ बढ़ेंगे और ना इस वक्त कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना कोई चांसेस नजर आ रहे हैं। और इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए, वेटिकन में जो ट्रंप ने ऑफर की वो मामला नहीं चला और रशिया ने उस पर एक्सक्यूज कर लिया और कोई बात तय होती हुई नजर नहीं आ रही। जो प्यूटन की शरारत है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है और इनकी शरारत के ऊपर प्यूटन मान नहीं सकता। और चूंकि प्यूटन फाते भी है तो वो मसला जब यहां पर दरपेश है। और इस वक्त रशिया और टर्की की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी भी मुलाकात हो रही है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ये लिख रहा है कि यूक्रेन को आर्मी की इतनी कमी है कि जो उन्होंने उनके यंग नौजवान हैं, यूक्रेन ऑफर्स जनरेशन जी मनी टू फाइट अमिड मैन पावर शॉर्टेज। वॉल स्ट्रीट जर्नल, तो इतनी शॉर्टेज है कि जनरेशन जी से मुराद ये आप कह लें कि 20, 22, 24 साल के लड़के, इनको पे किया, पैसे दिए हैं कि जाओ लड़ो, इतनी शॉर्टेज है। तो अब आप देखें यूक्रेन का मसला जहां से आलमी जंग जन्म ले सकती है हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ये सीज़फायर हो भी गया तो यूरोप फिर भी रशिया की बर्तरी को कबूल नहीं करेगा और इसलिए प्यूटन ने कह रखा है कि अगले हमें 2-4 सालों के अंदर आलमी जंग की तरफ भी जाना पड़ सकता है। और ताइवान का मसला वैसा का वैसा और गजा का मामला आपके सामने किस गंभीर, यानी आप समझते हैं कि इजराइल कभी फलस्तीनी रियासत के लिए मानेगा? कभी भी नहीं मानेगा। तो अब उसने फलस्तीन को वाइप आउट करना भी शुरू कर दिया है। एक चीज है ना कि भाई यहां पर ये पड़ी हुई है, सब ये कह रहे हैं कि अच्छा एक दिन फलस्तीनी रियासत बनेगी। अब तो वो चीज करने जा रहा है जिसमें वाज़ेह हो जाएगा कि गजा पर उसने कब्जा कर लिया, फलस्तीनी रियासत कहां पर बननी है, ठीक है। तो इसलिए वो जो है ना डिस्ट्रक्शन का रास्ता, यानी अब आप देखें ना साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की जंग है, जैसे वो जंग खत्म तो नहीं हुई, 50s के अंदर ये जंग हुई, ये खत्म तो नहीं हुई, सीज फायर हुआ है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को नहीं मानता, मतलब दुश्मनी है, दोनों असलहा बढ़ा रहे हैं, जंग की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी तरह ये जो चीजें इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, ये रुके हुए हैं। तो कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट छिड़ जाएगा तो ये सारे आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। तो इसलिए आलमी जंग के खतरात से दुनिया अभी तक निकली नहीं है, बल्कि अब ये गजा का मामला बहुत संगीन और साथ यूक्रेन का मामला भी बहुत संगीन हो रहा है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, अपनी राज लगा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।